एक पुरानी कहावत है, बल्कि कहावत नहीं, ये एक आजमाया हुआ नुस्खा भी है। जितने भी क्राइम सीन के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो देश के हों दुनिया के हों, एक बात उनमें बड़ा कॉमन है और ऐसे कई केस हैं जो इसकी वजह से सुलझे हैं। एक मुझे याद है अमेरिका के सीरियल किलर की कहानी थी, मैंने इसी क्राइम तक के एपिसोड में आपको सुनाई है। उसमें भी ये चीज़ थी। कहते हैं जब भी कोई क्राइम होता है, ख़ास तौर पर कोई कत्ल या मर्डर, तो कातिल एक बार उस सीन पर लौटता ज़रूर है जिस जगह उसने कत्ल किया या जिस जगह उसने लाश छुपाई। तो अगर कोई कत्ल हो, इस तरह का इंसिडेंट हो, एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है और मौका वारदात मालूम है, तो अगर कातिल का पता नहीं चल रहा है और वो क्राइम सीन पर सिर्फ नज़र रखे, तो बहुत मुमकिन है कि केस का खुलासा हो जाए, केस सुलझ जाए। ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि ये कई केस में हुआ है कि कातिल कत्ल के बाद जहां उसने लाश छुपाई है या दफनाई है या जलाई है या जो भी किया है, उस जगह पे जाता ज़रूर है ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, जिस जगह उसने किया वो सीन कितना चेंज हुआ, पुलिस वहाँ पे क्या कर रही है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ऐसे मौके पे कई बार ये भी होता है कि बहुत भीड़ होती है, लोगों का जमावड़ा है, तब उस भीड़ में भी वो कातिल हो सकता है। अब पुलिस का काम है कि उस भीड़ से उस कातिल को ढूंढे और पहचाने और निकाले। इसका भी बड़ा आसान तरीका है। अगर कातिल नोन है जिसका कत्ल हुआ है, तो उस भीड़ में शामिल वो नोन जाने पहचाने लोगों में से कौन कौन है, अगर आप उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, या फिर ये है कि उस भीड़ में सारे ही पड़ोसी हैं और नोन है, रिश्तेदार हैं, अपने जानने वाले हैं, और उनमें एक कोई अनजान शख्स है, तो भी बात बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्राइम सीन पर एक कातिल बार बार लौट कर आता है, और ये ज़्यादातर केसेस में होता है, तो यहाँ से आपको क्लू मिल सकता है, यहाँ से आपको सबूत मिल सकते हैं, यहाँ से आपको कातिल भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये दिल्ली के एक कत्ल की कहानी है, किडनैपिंग की कहानी है। और इस कत्ल में भी ऐसे ही होता है। कत्ल होता है एक 10 साल के बच्चे का। कातिल उस बच्चे का कत्ल करने के बाद उसे ले जाकर एक तालाब में उसकी लाश को फेंक देता है। लेकिन पूरी रात फिर उसे बेचैनी होती है कि पता नहीं लाश दिख जाएगी, पकड़ा जाऊँगा, क्या होगा। अगले दिन वो वापस क्राइम सीन पे जाता है और तब देखता है कि लाश तालाब के किनारे है। चूँकि जंगल के करीब वो नदी थी, बहुत कम लोग जाते थे, तो उसे बड़ा डर लगता है। वो फिर उस लाश को बाहर निकालता है और झाड़ी में छुपाता है और जाता है नज़दीक के एक पेट्रोल पंप पर। वहाँ से पेट्रोल ख़रीदता है, वापस आता है और अब लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन चूँकि नदी में रहने की वजह से लाश गीली थी, फूली हुई थी, कपड़े गीले थे और पेट्रोल कम था, तो लाश पूरी तरह से जल नहीं पाती। वो घबरा जाता है। फिर उस लाश को वो वहीं पे एक नदी किनारे पत्थर वत्थर हटाकर उसके नीचे छुपा देता है और वापस चला जाता है। तो पहले कत्ल के वक्त वो मौका वारदात पर गया, दूसरी बार वो कत्ल के बाद लाश की क्या हालत है देखने के लिए गया। लेकिन दूसरी रात भी पत्थर में छुपाने के बाद भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ, उसे लगा कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तीसरी बार लगातार तीसरे दिन वो फिर क्राइम सीन पर पहुँचता है, मौका वारदात पर, और इस बार वो जाने के बाद देखता है कि पत्थर के नीचे लाश है, लेकिन उसके दिल में चोर था, लगा कि पकड़ा जाऊँगा। तो वो फिर पत्थर के नीचे से उस लाश को निकालता है। कपड़े वपड़े जले नहीं थे। फिर उन कपड़ों में उसी लाश को लपेटता है और इस बार वो खुद नदी में उतरता है और ले जाकर नदी के बीच में उस लाश को नीचे फेंक देता है। तो 3 दिन एक कातिल क्राइम सीन पर पहुंचा। ये कहानी का एक पार्ट। अब पूरी कहानी क्या है? कहानी दिल्ली की है। एक महिला इसी नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि उसका 10 साल का बच्चा गायब है। वो घर से सामान लेने के लिए दुकान में गया था और अभी तक लौटा नहीं है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और पता करने की कोशिश करती है कि वो बच्चा है कहाँ, लेकिन बच्चा मिलता नहीं है। तमाम रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है, उनके घरों पे जाकर दोस्तों से पूछा जाता है जिनके साथ वो खेलता था, 10 साल का मासूम, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता था। पुलिस फिर बच्चे के किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लेती है। जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि इस महिला की शादी हुई थी काफ़ी पहले, उसके बाद पति से अनबन हो गई, पति के साथ झगड़ा हुआ, मामला अदालत में गया, फिर दोनों ने डिवोर्स के लिए पिटीशन डाला और दोनों में तलाक हो गया। तलाक के बाद मामला बच्चे का आया, क्योंकि इकलौता बेटा था 10 साल का, तो माँ बाप दोनों इसकी कस्टडी चाहते थे। अदालत ने फिलहाल माँ के पास बच्चे की कस्टडी दे दी और बाप को भी ये इजाज़त दे दी कि वो महीने में कुछ दिन, फलाने दिन, इतने घंटों के लिए अपने बेटे से मिल सकता है। तो अदालत के हुक्म के हिसाब से जो भी मुकर्रर था दिन, उस दिन बाप जाता, अपने बेटे को अपने साथ ले जाता, घुमाता फिराता, खिलाता पिलाता, फिर वापस माँ के पास छोड़ देता। अब पुलिस को फैमिली बैकग्राउंड पूरी तफ्तीश में पता चल गई। इसके बाद
ये भी पता चला माँ बाप के बीच में रिश्ते अच्छे थे नहीं, तभी तो तलाक हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास थी तो बाप ही कातिल है, क्योंकि शक की सुई हर तरफ घूम रही थी। अब पुलिस ने उस बच्चे के बाप की निगरानी शुरू कर दी, पता करना शुरू किया कि इसका मूवमेंट क्या पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन वो कहाँ था। तो उसके मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल के लोकेशन के ज़रिए ये पता चला कि जहाँ से बच्चा गायब हुआ वहाँ से कई किलोमीटर दूर उसका लोकेशन है और वो उस इलाके में आया ही नहीं। बाकी चश्मदीदों से भी पूछा गया कि उस रात वो कहाँ था, शाम से कहाँ था, दोपहर से कहाँ था। तो वो सारी चीज़ें, सारे बयान ये गवाही दे रहे थे कि बाप का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो बच्चे के पास था ही नहीं। लेकिन फिर ये हुआ कि बाप हो सकता है अगर उसका हाथ है तो अपने किसी दोस्त, किसी गुर्गे, किसी सुपारी के ज़रिए अपने बेटे को किडनैप करवाए, उसका कत्ल करवाए। लेकिन फिर यह है कि बाप कैसे अपने बेटे को कत्ल करवा सकता है जो कि उसकी कस्टडी चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जब माँ बाप ने भी कत्ल कराया, बच्चों ने तो कराया ही। मैंने कई बार जो कहा है कि ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो जुर्म की दुनिया में अछूता रहा हो किसी क्राइम से। तो बाप के जो जितने दोस्त, जानकार, उनके मोबाइल के कॉल डिटेल, इन सब के ज़रिए फिर खंगाला गया, लेकिन फिर भी कोई सबूत, कोई जवाब, कोई चीज़ सामने हाथ नहीं है। बच्चे को पुलिस ढूंढ रही है, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं। इसी दौरान में हार कर अब पुलिस ने तय किया कि बच्चे की माँ की तरफ ध्यान दिया जाए, जिसकी कस्टडी में बच्चा था और जो खुद रिपोर्ट लिखाने आई है कि ये मामला है क्या है, इसकी माँ की फिर पड़ताल की जाए, ज़िंदगी में झांका जाए। तब उस माँ की पड़ताल शुरू हुई। तो माँ की पूरी कहानी जो सामने आई पुलिस के सामने तफ्तीश में, वो ये आई कि जो माँ है, इसकी शादी जब हुई तो घर वालों की मर्जी से हुई। घर वालों ने रिश्ता तय किया, अरेंज मैरिज। लेकिन बाद में पति के कुछ नेचर और पत्नी दोनों के बीच में अनबन और फिर अनबन तलाक तक बात पहुंची। लेकिन बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे माँ पे शक किया जाए। लेकिन पूछताछ और तफ्तीश के दौरान एक कैरेक्टर और उभर कर अचानक आता है। एक शख्स था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू इस बच्चे की माँ का बचपन का दोस्त था। जिस मोहल्ले में वो रहती थी वो भी वहीं रहता था और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों ने पढ़ाई लिखाई भी साथ की। लेकिन फिर बाद में शादी हो गई, बिट्टू की नहीं हुई। धीरे धीरे बिट्टू को अब पुलिस ने ज़ीरो इन किया और उसके दोस्तों के ज़रिए पता करना शुरू किया, लेकिन कोई सुराग हाथ में नहीं आया। यहाँ तक कि इधर माँ बच्चे को ढूंढ रही है और चूंकि बचपन का दोस्त है तो बिट्टू भी लगातार ढूंढ रही है। बल्कि माँ जब जब पुलिस स्टेशन में भी पहुँचती कि मेरे बच्चे का कुछ सुराग मिला तो साथ में बिट्टू भी है, तो बिट्टू भी उस माँ के साथ बराबर उसके इस बुरे वक्त में साथ में है और ढूंढ रहा है उस 10 साल के बच्चे को। पुलिस ने भी देखा, कई बार वो खुद थाने आया बिट्टू अपडेट लेने के लिए माँ के साथ, और इधर उधर जहाँ जहाँ उसको जो भी पता चलता वो वहाँ वहाँ जाके ढूंढता। तो पुलिस को लगा कि नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तफ्तीश जारी थी, कोई सुराग सबूत मिल नहीं रहा था। इसी दौरान एक शख्स से बिट्टू के बारे में एक अजीब सी चीज़ पता चलती है। पुलिस उसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी हासिल करती है और उस जानकारी को और ज़्यादा हासिल करने के लिए अब उस बच्चे की माँ से भी पूछताछ ज़रूरी थी। तो आखिरकार पुलिस उस बच्चे की माँ के पास जाकर अब बिट्टू के बारे में सवाल करती है। पुलिस पूछती है कि आप क्या है, कैसे दोस्त हो क्या? तो बताती है कि हम बचपन से ही दोस्त हैं और अच्छा है, कभी इसने हमारे साथ कोई बुरा नहीं किया, बल्कि उस बच्चे को ये लगातार घुमाता फिराता भी था, खिलाता भी था और चॉकलेट, आइसक्रीम, और बहुत प्यार करता था। ख़ासतौर पर जब डिवोर्स हो गया, पति पत्नी अलग हो गए और पत्नी अब मायके आकर रहने लगी, तो मायके आके जब वो रहने लगी तो बिट्टू की फिर एक बार उससे मिलना जुलना शुरू हो गया, क्योंकि बचपन से पड़ोस में ही रहते थे। तो उस बच्चे को भी वो बड़ा प्यार करता था, बच्चे को अपने साथ ले आता, घुमाता फिराता। एक चीज़ लेकिन पूछताछ में उस माँ ने पुलिस वाले को जो बताया, उसके बाद पुलिस की जांच की दिशा बदल गई। माँ ने कहा कि हाँ, इधर जब डिवोर्स हुआ और मैं मायके आके रहने लगी तो बिट्टू बहुत केयर करता था। एक दिन उसने कहा कि अब तुम्हारी तलाक हो गया, तुम्हारा बेटा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसने बिट्टू को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने बोला ये बात हुई थी। फिर पुलिस ने उससे पूछा माँ से, क्या बचपन से कभी उसने तुमसे इजहार मोहब्बत कि प्यार करता हूँ या शादी करना चाहता हूँ? तो उसने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ कई बार मुझे लगा कि शायद उसका मेरे प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है। अब ये बात जब सामने आई पुलिस के, तो फिर पुलिस ने बिट्टू के ऊपर ही पूरा फोकस डाल दिया, बिट्टू के मूवमेंट पे नज़र रखने लगी।
अच्छा, जहाँ से बिट्टू गायब हुआ उस इलाके में कहीं भी सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, ना सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ मेन जगह की थी वो भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो अजीब एक मुश्किल परेशानी थी। बिट्टू के अब मोबाइल को पुलिस ने ट्रेस किया और सर्विलांस पे लगाया। तो बिट्टू का किसी ऐसे बैड एलिमेंट्स, क्रिमिनल, उन सब के साथ कोई बातचीत नहीं, बड़ा ही नॉर्मल लाइफ उसकी। लेकिन इत्तेफाक से एक चीज़ जो मिली वो पुलिस के लिए थोड़ा आगे बढ़ने के लिए काफ़ी थी। जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ उस दिन बिट्टू के मोबाइल का लोकेशन उसी जगह पे था। अब लेकिन इससे कुछ साबित नहीं हो सकता, इसलिए कि वो बच्चा और उसकी माँ जहाँ रहती थी वही पड़ोस में बिट्टू का भी घर है, बचपन से साथ रहे हैं, पड़ोसी हैं। तो लोकेशन तो कहीं और का हो नहीं सकता। तो अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में अगर है तो फिर उसमें शक की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो पुलिस को लगा कि इस लोकेशन के बलबूते पे कुछ नहीं हो सकता। फिर भी पुलिस ने बिट्टू को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया और उसकी हरकतों पर नज़र रखनी शुरू की। पुलिसिंग में और इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। एक, आपके पास सबूत नहीं है, शक है, लेकिन खाली शक से काम नहीं होगा, क्योंकि शक के बाद आपको सबूत हासिल करने हैं। तो उसमें आपको जिसके ऊपर शक है उसके बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की ज़रूरत होती है और ये कई केस में हुआ है। अब इस केस में भी शक, चूँकि लोकेशन सेम है लेकिन साथ में ये भी है कि उसका भी वही इलाका है, जहाँ पे वो दुकान में गया वहाँ का भी लोकेशन ठीक है, लेकिन मोबाइल टावर में वही रेंज आ रहा है। पुलिस की टीम ने अब बिट्टू के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया और उस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसके मोहल्ले और उसके जानकारों से बातचीत करनी शुरू की। तो पता चला कि जब से वो बच्चा गायब हुआ है तब से उसके बर्ताव, बिहेवियर में थोड़ी सी तब्दीली आई है। कभी डरा रहता है, कभी सहमा रहता है, कभी उदास रहता है, कभी घबराया रहता है। तो कुछ ने ये भी कहा कि चूंकि उस बच्चे और उसकी माँ के साथ उसका बड़ा लगाव रहा है, यहाँ तक कि वो शादी करना चाहता था, तो उसकी गुमशुदगी की वजह से माँ परेशान है तो शायद वो भी परेशान है। अब यहाँ पे भी पुलिस फंस गई कि ये भी हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा गायब है, इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं उसके साथ क्या हो। तो खाली ये कि वो बॉडी लैंग्वेज और बर्ताव में कुछ दिनों में जब से बच्चा गायब उसकी तब्दीली आ गई है, इस बिना पे उसे कातिल नहीं ठहरा सकते। उधर और भी कई एंगल पे पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुई थी, लेकिन कोई सबूत, कोई सुराग मिल नहीं रहा था। आखिर में पता नहीं क्यों पुलिस टीम को लगा कि इकलौती कड़ी यही है बिट्टू, जो इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा सकता है, या कत्ल की नहीं बल्कि उस वक्त तक तो यह है कि बच्चे की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझा सकता है। पुलिस ने एक रिस्क लिया और बिट्टू को बुला लिया पुलिस स्टेशन। उससे घंटों पूछताछ की। पहले तो बिट्टू को यही लगा कि चूंकि वो खुद अपडेट लेने के लिए थाने के चक्कर काट रहा, तो उससे कुछ जानकारी फैमिली की, बाकी चीज़ें निकालना चाह रही। लेकिन धीरे धीरे जब सवाल सीधे सीधे बिट्टू के ऊपर आने लगे तो फिर वो घबराया, लेकिन फिर भी वो बताता रहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन फिर पुलिस ने अपना तरीका आजमाया और पहली बार पुलिस ने उसके सामने कुछ सर्विलांस के नाम पे झूठ भी बोला, जो अब तक ये था कि तुम्हारा लोकेशन तो वही है, लेकिन लोकेशन उसका वहीं होना चाहिए क्योंकि वो वहीं रहता था। लेकिन पुलिस ने कहा कि जब वो जिस वक्त जहाँ से गायब हुआ, तुम्हारे मोबाइल के लोकेशन से हमें पता चल गया कि तुम उसके साथ थे। अब उसे इतनी ज़्यादा गहराई में टेक्नोलॉजी, सर्विलांस, इन सब की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जिस तरीके से उससे बात की और कन्विंस किया, वो घबरा गया और उसे लग गया कि पुलिस को शायद सब पता चल गया। इसके बाद फिर बिट्टू टूट गया और उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा चलिए मेरे साथ। उसके बाद वो पुलिस टीम को अपने साथ जंगल ले जाता है। जंगल के किनारे वो नदी थी, वहाँ ले जाता है और उस नदी में एक फूली हुई सड़ी गली लाश बरामद होती है। उस लाश की शिनाख्त उसकी माँ अपने बच्चे के तौर पे करती है और तब ये केस खुलता है कि इस बच्चे का नाम शुभम था, बल्कि शिवम 10 साल की उम्र थी। तो फिर बिट्टू से पूरी कहानी अब पुलिस सुनना चाहती थी कि एक 10 साल के मासूम को इस तरह उसने कत्ल क्यों किया। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो बचपन से शिवम की माँ से प्यार करता था, दोनों एक साथ रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले, बच्चे की माँ के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया कि तुम्हारे से शादी नहीं होगी। और फिर उन्होंने अपनी बेटी के लिए कहीं और लड़का ढूंढना शुरू किया और आखिरकार में एक लड़का मिला और उससे उसकी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ साल तक दोनों खुशहाल थे, लेकिन फिर मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगा। बात अदालत में पहुंची, बात तलाक तक पहुंची, दोनों में तलाक हो गया। लेकिन तब तक शिवम पैदा हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे फिर शिवम की कस्टडी के लिए माँ बाप में झगड़ा हुआ। कोर्ट का फैसला आया, माँ के पास शिवम को रखने की इजाज़त दी गई, बाप को कभी कभी मिलने की इजाज़त दी गई।
तो जब शादी हो गई तब बिट्टू ने कहा कि उसने उम्मीद छोड़ दी, फिर उसने अपनी ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी, पर उसने तब तक शादी नहीं की थी क्योंकि वो उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। और उसका ये था कि अब कुछ दिनों के बाद शायद वो अपनी ज़िंदगी बसा लेगा। लेकिन इसी दौरान कहानी में करवट ये आती है कि जिससे वो शादी करना चाहता था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर तलाक भी हो गया। तलाक के बाद बिट्टू की फिर एक उम्मीद जगती है कि अब तलाक हो गया, एक बच्चा भी है, तो क्या होगा, अब हो सकता है वो शादी कर ले। और इसीलिए उसने उस बच्चे की माँ से जाके फिर से एक बार कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसने मना किया तब बिट्टू ने बताया कि उसने इसलिए मना किया, उसने कहा कि मैं तुमसे नहीं कर सकती, मेरा एक बेटा भी है, अब सारी जिम्मेदारी इसकी मेरे ऊपर है और मैं इसे पालूंगी पोसूंगी। यही बात बिट्टू के दिमाग में घर कर गई। उसे लगा कि इस शिवम की वजह से उसकी माँ उससे शादी नहीं कर रही है, अगर शिवम ना हो तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी और फिर से वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकती है उसके साथ शादी करके। बस इसी एक चीज़ ने, उस बच्चे की माँ से शादी करने की ज़िद ने उसको शिवम के कत्ल करने का आइडिया दिया। और ये आइडिया उसने बताया पुलिस को कि एक क्राइम शो देख कर आया था कि कैसे किडनैप करना है, कैसे कत्ल करना है, कैसे लाश छुपानी है। तो ये सारी चीज़ें एक क्राइम शो देख के ज़रिए उसके दिमाग में आया और उसी शो के देख कर उसने सारा ये साजिश रची। जिस दिन का ये वाक़या है, नवंबर इसी महीने लास्ट, शिवम अपने घर के बाहर था, वो उसे ले गया, पहले से चूँकि जानता था। उसने कहा चलो तुमको आइसक्रीम खिलाते हैं, और उसके बाद वो उसको बस में बिठाकर वहाँ से दूर ले गया और फिर उसको खिलौने और कपड़े दिलाने के नाम पर दूसरी बस से उतरकर एक जंगल के किनारे ले गया और वहाँ ले जाकर उसने अपने गमछे से उसका गला घोंटा। गला घोंटने के बाद लाश को नदी में फेंक दी और फिर घर चला आया। इधर माँ परेशान थी कि शिवम घर नहीं लौटाया, वो उसके साथ हमदर्दी जताने लगा और माँ के साथ शिवम को ढूंढने इधर उधर घर घर गया। फिर जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने में आ गई तो साथ में पुलिस स्टेशन भी गया और ये सारी चीज़ें एक तरफ खोजबीन करता रहा। और अगले दिन फिर माँ खोज पे निकली और इसने भी कहा मैं शिवम को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन ये पहुँचा उस सीन पर जहाँ इसने कत्ल किया था। वहाँ उसने नदी से लाश निकाली, लाश को जलाने की कोशिश की, फिर पत्थर में छुपाया, फिर वापस आ गया, फिर माँ के साथ शिवम को ढूंढने में लग गया, नाटक करने लगा ढूंढने का। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी माँ को के साथ ये शिवम को एक तरफ ढूंढता रहा और फिर चुपके से निकल गया उसी जगह पे, उसी नदी में गया और फिर उसने उस लाश को पत्थर से निकाला और इस बार कपड़े में लपेट कर फिर से उसको नदी में डाल दिया। फिर वापस आया, फिर शिवम को ढूंढने लगा और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। तो कातिल लगातार माँ के साथ उस बच्चे को ढूंढने का नाटक करता रहा जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा था। ये थी कहानी दिल्ली की। और इस कहानी से एक चीज़ ये भी पता चलता है कि एक तरफा प्यार, एक तरफा शादी की ज़िद, ये कैसे ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है। अगर बना कर चुकी थी वो शादी के लिए और उसे मालूम था और अगर उसे ये भरोसा था कि वो उसे मना लेगा तो शिवम के ज़िंदा रहते हुए भी मना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये सोचा कि शिवम अगर दुनिया में नहीं होगा तो वो राज़ी हो जाएगी, पर ऐसा हुआ भी नहीं। तो उसके शादी के सपने भी टूट गए। इधर उस माँ जिसने पहले ही घर जिसका टूट चुका था, पति अलग हो गया, वो अपना बच्चा भी खो दी, तो वो भी ज़िंदगी में अकेली रह गई। इधर ये भी जेल में अब अकेला ही रहेगा। ये थी कहानी। कल है संडे, कल छुट्टी, तो उम्मीद है संडे अच्छे से गुजरे आप लोगों का। आज इतना ही, अब मंडे को मुलाकात होगी।